अस्सलाम वालेकुम लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज का हमारा टॉपिक है एमबीबीएस थर्ड ईयर का KHRMS फार्मा डिपार्टमेंट की जानिब से डायूरेटिक ड्रग्स। अच्छा और इसमें फिलॉसफी थोड़ी जी परखने है कि भाई वी विल गो फ्रॉम बेसिसिटी टू द कम्प्लेक्सिटी। आइए सबसे पहले मैंने आपके सामने एक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी ड्रा कर दिया, बिल्कुल आसान आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर सी बात है बच्चे तो नहीं, आप ये बोमेंस कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ तक हो गई, ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ एनएल है, यहाँ तक असेंडिंग लूप ऑफ एनएल है, ये हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, कलेक्टिंग डक्ट आ गई। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे ये सारी की सारी आ गई। असल में होता इस तरह है कि भाई जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ज़रा उसको समझने की कोशिश करें कि मैंने ये कट सेक्शन इसका बना दिया, ये आ गया। अब ये जो येलो येलो चीज़ है वो ये हो गई, यानी कि ल्यूमेन, जहाँ से हमारे पास सारी चीज़ों ने इकट्ठा होकर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाना है। और ये जो साइडों पे जो मोटाई है वो मैंने ये इस तरह ड्रा कर दी, भाई ये ट्यूब्यूलर सेल्स हैं। अच्छा साथ ही अब ये देखें वही सारी जो है वो ल्यूमेन हो गया और ये साथ में मैंने आर्टरी ड्रा कर दी। अब हो क्या रहा है ज़रा बात समझिएगा। एक नॉर्मल बॉडी, एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, असल में नॉर्मल पर्सन में हमारे पास ये आर्टरी है, उसने क्या कर लिया, उसने नमक का इस्तेमाल कर लिया, नमक क्या आ गया हमारे पास इस आर्टरी के अंदर आ गया। बॉडी का एक रूल है, जिथे सोडियम उत्थे H2O, यानी कि H2O ने अपने आशिक सोडियम के पीछे पीछे जाना है। अब सोडियम जो किस में आ गया, आर्टरी में। जब वाटर इसके साथ साथ H2O इसके पीछे पीछे आएगा तो ये देखें कि भाई मैंने थोड़ी सी मोटी आर्टरी बना दी है। मुराद ये कि भाई अब जो आर्टरियल प्रेशर है वो क्या हो गया, राइज हो गया। आर्टरियल प्रेशर इस तरह राइज हो गया, या फिर हमारे पास जाहिर सी बात है अब वो जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो भी तो हमारे पास सख्ती के साथ अगर करे कंट्रैक्ट तो हमारे पास वो प्रेशर ज्यादा बढ़ा देगा। आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे हैं, वो जब पाइप लेकर आते हैं वो बिल्कुल चिपका हुआ होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे से खोलते हैं सारा का सारा प्रेशर आता है और इस तरह वो जो है वो डायलेट कर जाती है। बिल्कुल इस तरह क्या होता है कि भाई जब हार्ट जो है हमारा कंट्रैक्ट कर रहा होता है बहुत सख्ती के साथ, या आपने सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो अब आप देखिए आपकी जो डायलेशन हो रही है आर्टरी की। आप लोगों ने ना एक चीज पढ़ी होगी कि फिजिक्स में कार्नेट्स इंजन, मेरा ख्याल है आप पढ़ रहे थे, आपने कहा था असि प्रेशर अप्लाई करिए ना ढकने नहीं होते तो जेड़ा वॉल्यूम है वो कम हो जाती। असल में ये कंट्रोवर्शियल हमारे पास जो है ना वो जगह थी, कंट्रोवर्शियल यानी कि एक एक्सटर्नल थी और एक इंटरनल थी। अगर मैं एक ही सिमत में बात करूं, एक ही सिमत में बात करूं यानी अंदरून की बात करूं, तो आप देखिए अगर ये पहले चिपका हुआ था तो जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो ये क्या हो गया, डायलेट हो गया, यानी कि अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। असि बायो पढ़े फिजिक्स नहीं, समझ आइए ना, तो इतने प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये जरा गल समझिए। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर अब बॉडी किस तरह ना मेंटेन करती है, वो इस तरह करती है कि भाई जाहिर सी बात है जो रीनल आर्टरी, आर्टरी में आया ना सोडियम जो भी आया, अब रीनल आर्टरी है जो भी है, हार्ट ने सख्ती के साथ कंट्रैक्ट किया है तो वो कहां से पास कर रही होती है, इसी हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के ऊपर से बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इन आर्टरीज में से जो सोडियम है वो किधर की तरफ अगर चला जाए, इस येलो येलो यानी जो हमारे पास नेफ्रॉन है इसके ल्यूमेन में चला जाए, फिल्टर हो जाए, तो अब देखें मैंने उसूल बताया था जिथे सोडियम उत्थे H2O, यानी कि साथ साथ इसके वाटर जो है वो भी आने लग गया, वाटर भी रीअब्सॉर्ब होने लग गया, वाटर भी रीअब्सॉर्ब होने लग गई। तो मतलब ये है कि भाई अब जो आर्टरीज में से सोडियम निकल गया तो वाटर भी निकल गई, तो ये वापस किस में आ गई, नॉर्मल में आ गई। ये होता है तरीका बॉडी का कि भाई सोडियम नु कट के बाद नेफ्रॉन दे अंदर वाटर उसने पीछे पीछे चला जासी, साडा प्रेशर जेड़ा है मेंटेन हो जासी। ये होती है सिचुएशन बॉडी की। अब असल में आपको पता है मुख्तलिफ जगहों पे वेजल जो है वो मौजूद होती हैं, तो वैसा रेक्टा भी पड़ी है उसी नाल मुख्तलिफ आर्टरीज जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होती हैं। होता ये है कि भाई काफी जगहों पे आया, इट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट इज द असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए, इट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सारी जगहों से जो हमारे पास सोडियम है वो क्या करता है, इस ट्यूब्यूल से निकल के आर्टरीज में रीअब्सॉर्ब होने लग जाता है, यानी बॉडी में रीअब्सॉर्ब होने लग जाता है। और जेडी गोरियां दी इजाद कर दी हुई ये मेडिसिन है जिसने इब्तदा साढ़े मुसलमाना की थी, वो क्या करते हैं, वो इस सोडियम को इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन
इसको रीअब्सॉर्ब नहीं होने देते। आया ये वो प्रॉक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल है, वहां से भी सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं, या तू थल्ले ही जा, तू ना साड़ी बॉडी दे विच वापस आ, तू बीपी बढ़ा दे से। इसी तरीके से वो असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए में भी सोडियम को जो है वो वापस बॉडी में नहीं आने देती, वो डिस्टल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में भी वापस सोडियम को नहीं आने देती। वो कहती है भाई तू यूरिन थ्रू वापस चली जा बॉडी च ना, तू आ गई तेरे पीछे पानी भी आ जैसी, वाटर भी आ जैसी, जिसकी वजह से साडा आर्टरी प्रेशर ना राइज हो जुले। ये मैंने बिल्कुल ये एक बेसिक बात की है ताकि आपको समझ आ सके कि हम पढ़ गए रहे हैं। डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं बाय द हेल्प ऑफ यूरिनेशन दे कॉज द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। जाहिर सी बात है जब वो सोडियम को अब्सॉर्ब नहीं होने देंगे, सोडियम सारा का सारा यूरिन में, साथ साथ पानी भी उसके साथ साथ, तो यूरिनेशन हो गई। यूरिनेशन के जरिए ये क्या करते होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते होते हैं। अच्छा, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कौन से सेगमेंट में इस डायूरेटिक ड्रग की कौन सी क्लास एक्ट कर रही होती है। ये मैंने आपके सामने दोबारा से बना दिया नेफ्रॉन। अच्छा, ये मैंने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का सेक्शन आपको दिखा दिया। ये जो एरो मैंने आपके सामने बनाया इसका मतलब है रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अच्छा, अब देखें क्या रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अच्छा जी, ठीक ठीक ठीक, इन चार चीजों की हो रही है रीअब्सॉर्प्शन। अब इन चार चीजों की रीअब्सॉर्प्शन को आप मैंने मोने के तौर पे इस तरह याद कर लेना भाई कि भाई मैंने निकल HCO3 तू वापस बॉडी दे विच चला जा, निकल HCO3, यानी क्या मुराद ये है कि भाई Na पोटेशियम और क्लोराइड और HCO3 बॉडी के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, जो इसके अंदर सिक्रीट हो रही है वो क्या चीज है जी, ल्यूमेन के अंदर सिक्रीट हो रही है वो है हमारे पास H+। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है कि यहां पर हमारे पास एक ड्रग आ जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। हो ये रहा होता है कि हमारे पास ना ये जो सोडियम है ना ये बॉडी के अंदर जा रहा है, और जो हाइड्रोजन है ना वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास ल्यूमेन के अंदर जा रहा है। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर ऐड है जिसने सोडियम को बॉडी के अंदर करना है और जिसने हाइड्रोजन को ल्यूमेन में डालना है, वो ट्रांसपोर्टर जो है उसको क्या क्या चीजें चाहिए भाई, उसको सोडियम भी चाहिए, उसको हाइड्रोजन भी चाहिए, तो असं इस तरह कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि भाई जो सोडियम यहाँ से, असल में अब आप बात समझे, यानी कि सोडियम यहाँ से जा रहा था, वो यहाँ से सोडियम को पकड़ के बॉडी के अंदर ले जाएगा और यहाँ पर क्या भेज देगा, H भेज देगा, वो को ट्रांसपोर्टर है। अगर इस को ट्रांसपोर्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ H ही ना दईए, बात समझ में आई, इसमें H ही ना लबसी तो फिर करसी ये काम नहीं, फिर नहीं करसी। यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देते हैं जो कि, अब देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस तरह एक्ट करता है, असल में ये देखें ना H2O जमा CO2 जाके बना देते होते हैं क्या चीज, H2CO3, और H2CO3 में दोबारा वो रिएक्ट करके वो वैसे भी टूट खुद ही जाता होता है, तो वो क्या बना देते हैं, H जमा HCO3। अब ये HCO3 बन गया और ये H बन गया। ये जो H है ये ल्यूमेन में जाता होता है और बाहर से सोडियम जो है वो अंदर आता होता है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਨਹਾਈਡਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹਿਬਿਟ ਕਰ ਦੇਸੋ, ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਣਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਸੀ, ਤੇ ਨਾ सोडियम ਜਿਹੜਾ है अंदर आसी। तो ये है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। जारी बात है अब सोडियम जो है, अब यानी कि तेरे पास सोडियम के पास चांस नहीं है वो रीअब्सॉर्ब होए। जब सोडियम के पास चांस नहीं वो रीअब्सॉर्ब होए तो वो ल्यूमन में ही चलता रहेगा, नाल नाल इसने पानी भी जड़ा है वो, अब देखें जहां जिथे सोडियम उत्थे पानी, यानी कि सोडियम जो है, सोडियम के पीछे पीछे वाटर आ गई। अब जाहिर सी बात है यहाँ साइड पे आर्टरीज ही जा रही होती है ना, साथ में हमारे पास अब क्या हो गया कि भाई सारा का सारा वाटर जो है वो इस ल्यूमन में आ गया, तो हमारा जो आर्टरियल प्रेशर है वो लेवल में आ गया और यूरिनेशन के जरिए हमारा बीपी मेंटेन हो गया। अच्छा, अब मैं ये आपको असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए का सेक्शन दिखा रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं, वही निकल HCO3 दोबारा से हो रही है, साथ में मैं असल में सेकेंड ईयर की फिजियोलॉजी भी साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम भी रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं, और सिक्रीट क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कौन से मेरे पास एक्ट करेंगे, लूप डायोरेटिक्स। लूप डायोरेटिक्स क्या चीज है, जो हमारे पास लूप में सोडियम को एब्सॉर्ब नहीं देंगे। अच्छा, इधर ना एक काम भी हो रहा होता है, असल में एक होता है को ट्रांसपोर्टर, वो सोडियम को भी रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है, क्लोराइड को भी रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है, और पोटेशियम को भी रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है। अब लूप डायरेटिक्स इतना चंगा नहीं है, वो सिर्फ जाके सोडियम को ही जो है वो रीअब्सॉर्ब ना करवाए, वो जाके इसको खराब करेगा, वो कहेगा नहीं बस जिथे सोडियम मैं उसको ब्लॉक करना, तो वो जाके इसको ब्लॉक कर देगा। अब देखें साथ साथ जो है वो ना पोटेशियम अंदर आ पा रहा है और ना क्लोराइड अंदर आ पा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास, अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे हाइपोकैलेमिया किस तरह काज हो जाता है, ठीक है। यानी लूप डायरेटिक्स ने असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए में हमारे पास सोडियम को रीअब्सॉर्ब होने से बचा दिया, और वो वापस किधर चला गया, इधर ट्यूब्यूल में चला गया, पानी इसके पीछे आ गया, और साथ में हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उधर से पानी निकल के यहाँ। अब ये मैं ना आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अब ये मैंने डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल बता दी, इसका सेक्शन बना दिया। इतने ना दो होंगे ने, टू टाइप्स ऑफ हमारे पास सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल सेल्स भी पाए जाएंगे और इंटरकलेटेड सेल्स भी पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, मैं असल में साथ साथ सेकंड ईयर की फिजियोलॉजी भी बता रहा हूँ।
अच्छा, अब देखें कौन सी चीज रिअब्सॉर्ब हो रही है, सोडियम और क्लोराइड, और साथ में ना वो एक ही हो गया। अच्छा, पोटेशियम ल्यूमेन में जा रहा है। अच्छा जी। अच्छा, इंटरकलेटेड सेल्स में क्या होता है, जो हमारे पास बॉडी की जानिब आ रहे हैं वो KHCO3 हैं, जबकि जो वापस जा रहे हैं वो हाइड्रोजन है। कोई बात नहीं, पोटेशियम टू इन दोनों से अलग हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर सूरत हाल क्या है। हमारे पास यहाँ पे कौन से ड्रग जो है वो काम कर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास ड्रग थायजाइड्स, ये क्या करेंगे भाई, वो सोडियम को, अब कहाँ सोडियम कितने मौजूद है भाई, एक ट्रांसपोर्टर थी, उसमें से सोडियम भी बॉडी में जा रहा था और क्लोराइड भी बॉडी में जा रहा था। इस आके अच्छा इधर सोडियम पाया जाता है, उसने क्या कर दिया कि उसने इसको ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया। यानी कि अब ये दोनों जो है वो हमारे पास अंदर बॉडी में नहीं आ पाएंगे, रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। दिस इज द फंक्शन ऑफ द थायजाइड्स। अच्छा, ये पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स क्या करते हैं जी, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स ना, पोटेशियम देखिए यहाँ पोटेशियम असल में सिक्रीट भी हो रहा है, रिअब्सॉर्ब भी हो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पोटेशियम तू सिक्रीट नहीं होता। वजह पता की नहीं, असल में ये पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग, ये लास्ट क्लास थी जो मैंने डिस्कस करनी थी, असल में ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हो, या फिर वो लूप डायरेटिक्स हो, या फिर वो थायजाइड्स हो। इन सारे तको ना जरा, ये जिस जिस जगह को ब्लॉक कर रहे हैं, साथ में जो पोटेशियम है वो भी सिक्रीट हो रहा है ट्यूबल ल्यूमन के अंदर, यहाँ पे भी पोटेशियम सिक्रीट हो रहा था। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब ये पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग किस तरह करते हैं, कहते हैं यार ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਨਾ ड्रग्स, ਉਹ ਤੇ पोटेशियम ਨੂੰ सिक्रीट कर देने ਤੇ मैं मेंटेन कर देवा, यानी कि उसको सिक्रीट नहीं होने देते, क्योंकि पहले ही सारे के सारे ड्रग्स हमारे पास हाइपोकैलेमिया काज करवा रहे थे। तो पोटेशियम जो है वो क्या करता है कि भाई वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या करते हैं, वो पोटेशियम को स्पेयर करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ही रखते हैं, वो ज़ाया नहीं होने देते। अब मैं साथ में बस थोड़ी सी बातें और बताऊंगा। ये कलेक्टिंग डक्ट का सेक्शन देख लें, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं। एब्जॉर्ब, अब ये यूरिया बनाने का एमसीक्यूज भी आ गया कि भाई कौन सा सेक्शन जो है वो हमारे पास यूरिया को परमिएबल है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट, मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे सिक्रीट वही H+ हो रहा होता है। अब ये मैंने आपको बताई थी ना कि भाई असल में डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल दो किस्म की होती है, एक होती है अर्ली, ये वाली अर्ली है और ये वाली लेट है। मैंने आपको लेट वाली बता दी है, मैं जरा अर्ली का भी सेक्शन दिखा दूं कि इसके अंदर हमारे पास ये चार चीजें जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हो रही होती हैं। अच्छा, ये मैंने सारी की सारी आपको बता दी थी पीछे वाली स्लाइड में सिचुएशन के, भाई सेकेंड ईयर की फिजियोलॉजी भी मैंने आपको जुड़वा दी, साथ में मैंने आपको ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी बता दी। अब आपने समझना ये है कि भाई जो उनकी यूजेस क्या हैं थेरेपेटिक, और उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यानी कि अगर हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके हमारे पास जो है वो कौन सी जो चीज़ है वो फायदे में दे रहे हैं और कौन सी चीज़ वो नुकसान में दे रहे हैं। आए ज़रा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई वो जो मैंने सारी की सारी आपको क्लासेस दिखाई ना, भाई इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। जेनेरिक नेम याद किया करो यार, आप लोग ब्रांड नेम याद करते हो, फिर अच्छे अच्छे ब्रांड की आप लोग देते हो दवाइयाँ महंगी महंगी, आप लोग जेनेरिक नेम याद किया करो, ताकि अगला जो है वो, अगर अगला गरीब जो है जब वो किसी फार्मा की दुकान में जाए तो वहाँ पे जाके वो जेनेरिक नेम दिखाए, वो उसको लो कंपनी का भी दे दे। यार काम तो सारे यहाँ एक ही करना है ना। तो अब अच्छा, अब ये हम जरा पढ़ रहे हैं भाई कौन कौन से आती हैं ड्रग्स। कल टिप, कल टिप, अच्छा ये मैंने वही बताया यार, सी से क्या बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, लूप से एल फॉर लूप डायरेटिक्स, टी से थायजाइड्स और पी से पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक्स। असल में जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको सारी की सारी ड्रग्स क्लासिफिकेशन बताई, मैं उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब उनको मेनेमोनिक किस तरह मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अफेबम हिकम सैट, ये आपने याद करना है, आ फेबम हिकम सेट, ये आपने याद रखना है। कल्टिप एक याद रख लें, कल्टिप जब आप नीचे लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई कौन सी जगह पे कौन सी चीज आ रही है। अब पता क्या है, मैं इन सारों के नाम लिख रहा हूँ लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ इनको एक दफा पढ़ लेना है। और ये जो मैंने बताया ना फेबम हिकम सेट, तो जब आपको इनको एक दफा पढ़ लेंगे ना, फिर जब आपसे कोई पूछेगा ना भाई ये ड्रग कौन सी क्लास में आता है, तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि पढ़ी हुई चीज जो है वो आपको शुरुआत के अल्फाज याद हो, फिर आगे आसानी होती है। ए फॉर एसिटोजोलामाइड, अच्छा फ्यूरोसेमाइड, इथक्राइनिक एसिड, अच्छा ब्यूमिटेनाइड, म्यूजोलिमाइन, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इंडापेमाइड, क्लोरोथाइजाइड, क्लोरोथेरिडोन और मेटालेजोन, स्पिरिनोस्टोन, एम्यूलोराइड और साथ में ट्राइएम्टेरिन। अब मैं अगर आपसे पूछूं यार ट्राइएम्टेरिन ही कहाँ आता है, आप सोचेंगे फेबम हिकम सेट। अब देखें एक ही दफा टी आ रहा है तो आप समझ लेंगे भाई ये आखिर वाले में आ रहा है, यानी कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यार मुझे बता कि भाई ब्यूमीटेनाइड कहाँ पर आ रहा है, अब आप सोचेंगे अब फेबम हिकम सेट, आप कहेंगे भाई बी तो एक ही दफा है, फेबम में आता है, फेबम जो है वो कल्टिप में से एल टाइप में आता है, यानी कि यहाँ पर आता है, और ये रहा बी,
और ये रहा इसका फार्मूला। यानी कि आपने ये याद नहीं करना है, आपने सिर्फ इनको एक दफा पढ़ना है। आपने बस जो मैंने मेनेमोनिक बताई है ना, फेबम हिकम सैड, ये याद करेंगे तो ये जो आगे वाले अल्फाज हैं एक दफा आप इनको पढ़ेंगे ना, कोई भी आपसे पूछेगा आपके लिए आसानी हो जाएगी बताना कि भाई कौन सा ड्रग कौन सी क्लासिफिकेशन में मौजूद है। अब हम इनके बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब आपको समझ तो आ गई ना कि भाई ये सारे के सारे वो ड्रग्स थे जो सोडियम को रिएब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे थे मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ दी नेफ्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से जब सोडियम रिएब्जॉर्ब नहीं होता था वो ट्यूब्यूल में ही चला जाता था, वाटर उसके पीछे पीछे आ जाता था। और ये है उनकी क्लासिफिकेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे उनके यूजेस और उनके डिसएडवांटेजेस। आइए, सबसे पहले मैंने बना दिया कार्बोनिक एनरेज इनहिबिटर, इस ना चंगा मुंह इस ना पैड़ा मुंह, मतलब कि फायदा भी दे रहा ते नाल ना नुकसान भी दे रहा। ठीक है, ये गोरियां दी कोई चीज सिर्फ फायदा दे ही नहीं सकती। अच्छा, अब ये मैंने चंगा मुंह बना दिया। चंगा मुंह क्या है जी, ये मैंने आपके सामने एक आंख बनाई है, यानी कि ये ग्लाकोमा जो है वो नहीं होने देगा। ये मेरी जुबान से मैं थोड़ी सी पंजाबी अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब ये मैंने आपके सामने आंख बनाई, आंख बनाने का मतलब ये था कि भाई ये ग्लाकोमा एक होती है जिसमें हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल प्रेशर, जो हमारे पास आंख है उसमें जो हमारे पास ह्यूमर होते होते हैं, जो लिक्विड पाया जाता है वो हमारे पास बढ़ने लग जाता होता है, तो ग्लाकोमा जो है वो ये नहीं होने देंगे। अच्छा, एक चीज तो ये होगी भाई ग्लाकोमा ये नहीं होने देने लगा, ठीक हो गया, चंगी गाल है, अच्छा चंगा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है भाई, अब आप इस ब्रेन को इस तरह याद रखें भाई, ये एपिलिप्सी नहीं होने, ए नहीं कि भाई ए ड्रग ए इना दा काम ही है वे, मुराद ये वे कि भाई ये साथ साथ और क्या क्या काम कर रहे हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ। अब ये एपिलिप्सी भी नहीं होने दे, यानी कि उसमें भी काम करते होते हैं भाई, बंदे किसी को एपिलिप्सी है ये भी साथ साथ मदद करते हैं। अच्छा, माउंटेन सिकनेस नहीं होने देते, मुराद ये कोई बंदा बहुत ही ज्यादा हाइट पे चढ़ गया, वहां पे जो जिस्म को थकावट सिकनेस वगैरह हो जाती है उसमें भी ये हेल्प करते होते हैं। भैड़े काम कह रहे हैं। अच्छा, पहली तो गल हो गई भाई पोटेशियम नु जेड़ा है ना ओके कर देने ने, पोटेशियम जो है वो हमारे पास बॉडी ट्यूब्यूल में चला जाता होता है, और अब ये जाहिर सी बात है इनको अब इस्तेमाल करेंगे तो वो सोडियम हाइड्रोजन जो वाला जो चक्कर मैंने अभी आपको समझाया था कि भाई एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर है वो हमारे पास सोडियम को भी लेके जा रहा है और हमारे पास पोटेशियम को भी रीअब्जॉर्ब करवा रहा है। अब इसने तो ये नहीं देखना कि भाई ये क्या हो रहा है, वो तो सिर्फ देखेगा भाई सोडियम कितने पाया जाना। अच्छा, इसमें तो मैंने आपको पीछे सिचुएशन बताई थी भाई, सोडियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो गया था। अब इसका जो हमारे पास एक काज जो हमारे पास डिसएडवांटेज आ गया वो क्या हो गया कि भाई ये पोटेशियम को लोअर कर देगी, हाइपोकैलीमिया काज करवा देगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मैंने एक डिटेल्ड हमने एमबीबीएस सेकंड ईयर की वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया हुआ है कि एसिडोसिस मतलब पीएच जो है वो डिक्रीज हो गई, और मेटाबॉलिक मतलब HCO3 के लेवल में जो है वो राइज और फॉल हो गया। ये थे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, ग्लाकोमा नहीं होने देते हैं, एपिलेप्सी में मदद करते हैं, माउंटेन सिकनेस से बचाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाइपोकैलेमिया काज करवाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। लूप डायरेटिक्स ना चंगा काम केड़ा है भाई, वो अब यहाँ पर ब्रेन का एपिलेप्सी ना समझना, यहाँ से मुराद ये है कि भाई वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होने में नहीं होती, यानी कि वो डिक्रीज करते हैं, वो राइज नहीं होने देते। ठीक हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। साथ में मैंने कैल्शियम बना दिया, मतलब अब कैल्शियम के मैंने साथ कोई लाइन इसलिए नहीं बनाई कि भाई ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होने देते। समझ में आई, हाइपर यानी कैल्शियम के लेवल नहीं बढ़ने देंगे। ठीक हो गया। साथ में ये मैंने बनाया लंग्स बनाए हैं, इसका मुराद ये पल्मनरी एडिमा जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हो जाता है उसमें भी ये हमारे पास मदद करते होते हैं, उसको भी प्रिवेंट करते हैं होने से। अच्छा, पैड़ा काम क्या है जी, पैड़ा काम ये है कि भाई ये यूरिया के लेवल क्या कर रहे हैं, देखें ये हमारे पास यूरिया का लेवल जो है वो बढ़ा रहे हैं, यूरिया का लेवल बढ़ा। अब ये लूप डायरेक्टर्स की बात करूंगा जिन्होंने असेंडिंग लूप ऑफ एनएलए में जो है वो जाके सोडियम को रीअब्सॉर्ब नहीं दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, ये यूरिया के लेवल यानी कि यूरिया का लेवल बढ़ गया। अच्छा, साथ में हाइपोवोलीमिया यानी कि वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। ज़ाहिर बात है ये वॉल्यूम सारा का सारा पानी जो लेके जा रही है हमारे पास सोडियम अपने पीछे पीछे अपने आशिक को, तो इसमें कार्डियक अरिथमा वाला भी चक्कर हो जाता है। पोटेशियम का लेवल ये तो इन्हों का पता नहीं, गोरियां की इजाद करती चीज़ों इतना बड़े नुकसान हो। अच्छा, अभी देखना वो जो पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स थे ना वो पोटेशियम को स्पेयर करते होते हैं ना, यानी वो नहीं जाने देते, उन्होंने भी एक डिसएडवांटेज है वो भी दसा ने। अच्छा, हाइपोवोलीमिया नाल में हाइपोसोरिक कैलीमिया हो गया। ओटोक्सिसिटी मतलब यह है कि ओटो के नाम से याद रखें, ओटोस्कोप सुनी हुई है आपने, ओटोस्कोप वो जो हमारे पास ईयर को चेक करने के लिए होती है, हम उसके अंदर डालते होते हैं जब हम एक्सटर्नल ईयर को हमारे पास जो है वो लेटरली उसको लेके जाते हैं तो हमारे पास वो बिल्कुल कैनाल सीधी हो जाती है, फिर ओटोस्कोप डालते होते हैं कान को चेक करने के लिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो उसमें क्या होता है, ओटोक्सिसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास जो ईयर है ना उसमें जो हियरिंग प्रॉब्लम्स जो है ना वो काज करवा देते होते हैं ये लूप डायरेटिक्स, और पता नहीं किधरों इन्हें किताब ने भी चाह के लिख दी थी। अच्छा, आगे आओ, थायराइड्स
जो डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में कर रहे थे काम, सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे थे, उन्होंने काम किया चंगा काम। अच्छा जी, हमारे पास उनका जो काम आ गया वो एक तो ये है कि भाई वो आया कैल्शियम लेवल है या यूरिया लेवल है, इनके लेवल बढ़ने नहीं देते, ठीक है ना, इनके लेवल बढ़ने नहीं देंगे। आगे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इसको हम यूं भी पढ़ते होते हैं कि भाई हाइपर कैल्सी यूरिया, इसको आप यूं रखें भाई, हाइपर कैल्सी यूरिया नहीं होने देंगे, यानी कि यूरिया के अंदर वो कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, आगे हमारे पास क्या आ जाता है, डायबिटीज इंस्पाइडस। इसका मतलब क्या है भाई, जाहिर सी बात है जिसमें यूरिनेशन बहुत ज्यादा होती है तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे, उसमें भी लेवल इसका ज्यादा यूरिन होने से बचा देंगे। अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वही कि भाई जो प्रोटीन सिक्रीट हो रही होती हैं उसको भी ये प्रिवेंट करेंगे भाई, ये उसमें भी हेल्प कर रहे होते हैं। अब पैड़े कम केड़े ने, अच्छा जी, और ये तो इन्हों का संगी है ना पोटेशियम, जिसनों जेड़ा छिक के लै जाने, तो मुराद ये है कि पोटेशियम का हाइपोकैलीमिया दोबारा से हो गया। अच्छा, हमारे पास अब ये देख लें जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस में आ रही हैं बातें, दो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम लेवल भी राइज कर जाएगा, और एक हाइपर यूरिसीमिया भी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ गए थायराइड्स के। हाइपोवोलीमिया अगेन, अच्छा, साथ में हमारा वॉल्यूम डिप्लीट हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल भी हमारे पास डिप्लीट हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब स्किन डर्मेटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शंस हमारे पास हो गए। पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स में हमारे पास चंगे काम केड़े ने, पोटेशियम रिटेंशन। हुण पता ने ना ये वही ड्रग ने जेड़ा बाकी आपने संगी जेड़े ड्रग ने वो पोटेशियम ना लै जाने से कहने नहीं नहीं भाई ये बॉडी के लिए चाहिए, लेकिन मैंने कहा था मैं इसमें पैड़ा काम भी दसा। अब जरा देखें पैड़ा काम में क्या हो रहा कि भाई पोटेशियम रिटेंट तो करवा रहा, लेकिन पोटेशियम की रिटेंशन की वजह से पोटेशियम का लेवल कुछ ज्यादा ही बॉडी में बढ़ भी तो जाए ना, इस तरह भी तो नहीं करना, एक नॉर्मल चीज चाहिए ना हमें। तो ये पोटेशियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ा भी देता है, यानी कि हाइपर कैलीमिया। साथ में हमारे पास इसका क्या आ गया, गैनाकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलर। असल में ये जो हमारे पास ड्रग होता है, ये जो हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ना, उनसे शक्ल उसकी मिलती होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता होता है कभी कभी जो है वो हमारे पास इरेगुलरिटीज इन हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनमें काज करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। अब जरा देखिए सवालात यहाँ पर किस तरीके से आएंगे। अच्छा, ये जो पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग होता है ना, ये कभी कभी ना लूप डायरेटिक्स के साथ मिला कर दिया जाता है। ठीक हो गया, लूप डायरेटिक्स के साथ मिला कर दिया जाता है, ताकि देखिए अब लूप डायरेटिक्स क्या किया करते थे ये बेशरम जो है वो पोटेशियम को अपने साथ ले जाते थे। अगर आपको याद हो असेंडिंग लिंब ऑफ हैंडले में जहाँ पे को ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम को भी, क्लोराइड को भी, पोटेशियम को, सारों को वो बॉडी की जानिब रीअब्सॉर्ब करवाता था। लेकिन लूप डायरेटिक्स ये जो हमारे पास थे उन्होंने आके क्या किया, इसको ही ब्लॉक कर दिया, तो पोटेशियम तो बेचारा सारा यूरिन में चला गया। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स लूप डायरेटिक्स के साथ दिए जाते हैं ताकि चंगा काम भी हो रहे होवे, ठीक है, चंगा काम भी हो रहे होवे, नाल नाल जेड़ा है वे वो पैड़ा काम होने तो बचा दिता जावे। ये दो बातें जरा आप देखिएगा, यानी कि ये चंगा काम तो कर रहे थे लेकिन साथ पैड़ा भी कर रहे थे, तो इन्होंने कहा चंगा काम तो करो लेकिन पैड़ा काम होने तो बचा दो। अब सवालात किस तरह आते हैं कि भाई कौन सा जो ड्रग है वो हमारे पास डायबिटीज इंस्पाइडस के लिए बेनिफिशियल है, तो वो थायराइड्स हैं। कौन सा वो ड्रग है जो ग्लाकोमा के लिए बेनिफिशियल है, वो कार्बोनिक एसिड इनहिबिटर है। भाई कौन सा ड्रग पोटेशियम की रिटेंशन करवाएगा, वो पोटेशियम स्पेरिंग ड्रग्स हैं। भाई वो कौन सा ड्रग है जो हाइपर सेंसिटिविटी करवाएगा, वो हमारे पास थायराइड्स हैं। कौन सा ड्रग ऑटोक्सिसिटी करवाएगा, वो हमारे पास लूप डायरेटिक्स हैं। यार इसमें कोई मसला तो नहीं था, बहुत ये सिंपल तरीन सिचुएशन थी जिसमें हमने मुकम्मल तौर पे सारी की सारी बातें डिस्कस कर दी। होप कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।